गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि पिछले सेशन में या पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अगर परिक्रमा करता है तो नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एक प्रकार का धारा लूप की तरीके बिहेव करता है, धारा लूप के तरीके व्यवहार करता है, ठीक है। और उसके चुंबकीय आघूर्ण के लिए हमने फार्मूला भी डिराइव करा था ना कि चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। साथ ही साथ हमने जो है उनके कोणीय संवेग और चुंबकीय आघूर्ण में रिलेशन भी प्राप्त किया था, जिसमें था क्या कि m/j की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी E/ कितने के 2m के, जहाँ E क्या था इलेक्ट्रॉन पर आवेश था और m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। इसी को हमने वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया था और उसमें ये कहा था कि m इज इक्वल टू होगा कितने के, तो m इज इक्वल टू होगा -E/2m और इनटू कितने के होगा वेक्टर j के बराबर होगा। तो ये इनका क्या था वेक्टर फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म था। और उसके बाद जो है उसके बाद ये था कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है ना। तो चुंबकीय आघूर्ण के मात्रक में हमने आपको बताया था कि चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर ना, और इनका मात्रक होता है जूल और प्रति टेस्ला होता है, ठीक है। ये इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि जो है चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्थितिज ऊर्जा है क्या सबसे ना। तो स्थितिज ऊर्जा कुल मिला के वस्तु विशेष में संचित एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि क्या करता है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है या तो स्थिति में क्या करता है परिवर्तन कर देता है। तो बढ़ जाओ तो जो है उसमें होगा क्या कि जैसे चुंबकीय द्विध्रुव को अगर हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो अभी आप पढ़े भी हैं इसी चैप्टर में कि जब चुंबकीय द्विध्रुव को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या करता है एक बल युग्म कार्य करता है जो कि द्विध्रुव को करता क्या है कि क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है या संरेखित करने का प्रयत्न करता है, ठीक है, प्रयत्न करता है। तो निश्चित तौर पे उस द्विध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुछ ऊर्जा संचित है और वही ऊर्जा उसे क्या कर रहा है कि संरेखित करने के लिए, उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने के लिए कार्य कर रहा है ना। तो ये जो कार्य होगा वही आपका क्या कहलाएगा, तो उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है तो द्विध्रुव की जब स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य की गणना करनी पड़ेगी कि द्विध्रुव जो है चुंबकीय क्षेत्र में जो संरेखित हो रहा है, तो या कोण कोई डिग्री किसी कोण से अगर घूम रहा है, कोई कोण घूम रहा है तो उतना कोण घूमने में किए गए कार्य का मान कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए वही चीज़ देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि जब हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है और जिसके बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता कितने के हैं, तो टाउ बराबर होता है mb sin थीटा के, mb sin थीटा के होता है। अगर हम इसे क्या करें कि जो है थीटा डिग्री कोण, ठीक है, थीटा डिग्री कोण और घुमा दें, ठीक है, या डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा
ना। तो डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य अगर हम मान ले कि वह कितना है, डी डब्ल्यू है ना। तो डी डब्ल्यू है तो डी डब्ल्यू बराबर होगा कितने के, इस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण और इनटू इनका क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा। हम यह मान रहे हैं कि ये अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा क्या कर रहा है, मूव कर जा रहा है, घूम जा रहा है। ठीक है, तो अब आपका जो किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर हो कितने की जाएगा, तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू रख दी जाए तो टाउ की वैल्यू है कितना, एम बी साइन थीटा के हैं। ठीक है, एम बी साइन थीटा के है। तो हम करेंगे क्या कि अब अगर हम ये कहें कि इसे थीटा 1 से अगर वह क्या करता हो, थीटा 2 कोण या घूम जाता हो, तो थीटा 1 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य अगर आपको निकालना है तो दोनों साइड का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इधर तो हो गया आपका डी डब्ल्यू, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा एम बी साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा, और लिमिट किधर से किधर की, कहाँ से कहाँ की होगी, थीटा 1 से थीटा 2 तक। क्लियर है। तो अब अगर इधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा डब्लू, टोटल कार्य मिल जाएगा ना, ये आपका हो गया डब्लू। इधर आप देखोगे तो एम बी आपका क्या है, कांस्टेंट है ना, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका होता है माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, और लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, अब आप इसे क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर उसके बाद माइनस चिन्ह लगाएंगे और फिर आप क्या करोगे, लोअर लिमिट रखोगे। तो आपको मिल क्या जाएगा, तब W बराबर हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा एम बी, ठीक है, इन ब्रैकेट, यहाँ पर आप माइनस को बाहर कर लीजिए, तो माइनस को बाहर कर लेंगे और यहाँ पे एक बार पहले थीटा के स्थान पे थीटा 2 रखा जाए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2, फिर माइनस चिन्ह लगेगा और फिर थीटा के स्थान पे थीटा 1 रखेंगे तो दिस विल बी कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अंदर आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको W बराबर मिल क्या जाएगा, तब आपको मिलेगा W बराबर, ठीक है, W बराबर मिल जाएगा कि एम बी इन ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा 1 और माइनस कितने के, कॉस थीटा 2 के। ठीक है, यही कार्य जो होता है वह क्या होगा, द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है, या यही कार्य आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो हम इसे जो है कैपिटल U से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। इट मीन्स कैपिटल U बराबर आपको क्या मिल जाएगा, तो कैपिटल U बराबर जो होगा वह आपको मिल जाएगा कि एम बी इन ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 और माइनस कितने के, कॉस थीटा 2 के। क्लियर, क्लियर है। अगर हम ये कहें कि जो है, अगर हम ये कह लें कि ये जो प्रारंभ में क्या है कि चुंबकीय, जो चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव का जो तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। ठीक है, लंबवत है और उसे मतलब 90 डिग्री से कह लिया जाए, मतलब अगर हम ये कहेंगे कि तल लंबवत है। ठीक है, तल लंबवत होने का मतलब क्या हो गया, तल लंबवत होने का मतलब हो गया कि जो उसका वेक्टर होगा ना वह क्या होगा, उसके जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, समांतर होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, लेकिन यहाँ समांतर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि थीटा 1 इज इक्वल टू कितने के, 90 डिग्री के, अगर हम ये कहते हैं तो U इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, U इज इक्वल टू मिल जाएगा कि एम बी और यहाँ पे, और थीटा 2 इज इक्वल टू हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, तो ये हम कहेंगे कि एम बी यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री और माइनस कितने का हो जाएगा, कॉस थीटा के। ठीक है, या U इज इक्वल टू कॉस 90 का मान कितना होता है, 1, देयरफॉर U इज इक्वल टू कितने का मिल जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा के
होगा। ठीक है, तो यह आपका क्या है, अस्थायी संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य या थीटा कोण घुमाने में जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है उसके लिए यह क्या है, व्यंजक है। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसको नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे ना। तो अगर हम ये करें कि कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका आघूर्ण कितना है, यम है, और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए जो है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। ठीक है, तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होगा द्विध्रुव पर क्या करता है, बल युग्म कार्य करता है ना, जिसके कारण उसमें क्या होगा कि बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और उसका बल आघूर्ण होगा कितने के बराबर, तो टाउ बराबर कितने का होगा, mv sin थीटा के होगा। ठीक है, अब द्विध्रुव जब चुंबकीय क्षेत्र में लटक रहा है तो इस पर क्या होता है कि बल युग्म कार्य कर रहा है, और जो इसे क्या करता है कि क्षेत्र की दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है कि यह क्षेत्र की दिशा में से क्या करेगा, घुमाएगा। तो हम मान लेते हैं कि अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य अगर हम मान लें कि डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू बराबर कितने का होगा, टाउ इंटू डी थीटा के बराबर होगा, और टाउ की वैल्यू कितनी है, mv sin थीटा है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा कि डी डब्ल्यू बराबर कितने हो जाएगा, mv sin थीटा इंटू डी थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि द्विध्रुव को अभिविन्यास थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य ना, तो कार्य कितना करना पड़ेगा, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो आपका डब्ल्यू हो जाएगा, और इनकी लिमिट आपकी क्या है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। इनको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, कॉस होता है, फिर यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो हमें ये कार्य मिल जाएगा, डब्ल्यू बराबर कितने के, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के। और यही जो कार्य होता है वह द्विध्रुव में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, यानी कि आप इसे u बराबर कितने के लिख सकते हो, एम बी इन ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के। क्लियर है। उसके बाद अगर हम ये कहें कि अगर द्विध्रुव को हम अगर वो कर रहे हैं, द्विध्रुव को जो है स्वेच्छ अभिविन्यास में अगर रखा जाए, प्रारंभ में क्या कर रहा है, ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक ही तो लटका रहे हैं, तो वह क्या होगा, स्वेच्छ अभिविन्यास में होगा। और जब स्वेच्छ अभिविन्यास में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को शून्य मान सकते हैं, कि उस समय जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य है। ठीक है, शून्य है, और उसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य से हम क्या कर रहे हैं, अब इसे थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो थीटा कोण घुमाने में उसमें जो संचित स्थितिज ऊर्जा है उसका मान कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि थीटा 1 के जगह पे 90 डिग्री और थीटा 2 के जगह पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फार्मूले में थीटा रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा कि u थीटा बराबर कितने के, एम बी इन ब्रैकेट कॉस 90 डिग्री और माइनस कितने के हो जाएगा, कॉस थीटा के, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो u थीटा इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा स्पेशल स्थिति, स्पेशल कंडीशन जो है, थोड़ा सा हम इन पे स्पेशल कंडीशन पे ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, तो विशेष स्थितियां देखेंगे इसमें, विशेष स्थितियां, ठीक है, विशेष स्थितियां हम लोग देखेंगे। तो विशेष स्थितियां में अगर हम ये कह लें कि जो द्विध्रुव हैं, ठीक है, द्विध्रुव अगर हमारा है और वह क्या है, अगर जो है हमारा क्या हो, द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में हो ना, स्थायी संतुलन की स्थिति में हो का मतलब कि वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो, संरेखित हो ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित है, मतलब स्थायी संतुलन की स्थिति में, स्थायी संतुलन की स्थिति में, ठीक है, तो स्थायी संतुलन की स्थिति में थीटा इज इक्वल टू कितने होगा, 0 डिग्री के होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और 0 डिग्री होगा तब आपको ये मिलेगा
कि u इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री ना, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो देयरफॉर आपको इनकी स्थितिज ऊर्जा कितने की मिलनी है, माइनस एम बी के बराबर मिल जानी है। ठीक है। अगर हम ये कह लें कि जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है क्षेत्र की दिशा के क्या हो, लंबवत हो, क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितने हो 90 डिग्री के। अगर लंबवत है ना, तो लंबवत है तो उस कंडीशन में इनकी स्थितिज ऊर्जा u90 की बात कर लें तो u90 इज इक्वल टू कितने हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री ना, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, और 0 इंटू कुछ भी 0, यानी कि अगर वह क्षेत्र की दिशा के क्या हो लंबवत हो तो उस पर उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह क्या होगी 0 होगी। ठीक है। अब अगर ये कह दिया जाए कि द्विध्रुव को हम 180 डिग्री घुमा दें, ठीक है, स्थायी संतुलन की स्थिति से क्या करें, इसे 180 डिग्री घुमा दें, तो 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, अगर हम किया गया कार्य या 180 अंश घूमने पर इनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा U180 जो होगा वह हमारा कितने हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री होगा, और कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि तब इनकी स्थितिज ऊर्जा कितने के बराबर हो जाएगी, एम बी के बराबर हो जाएगी ना। और ये 180 अंश कोण घुमाने का मतलब क्या हो गया, स्थायी संतुलन की स्थिति से यह स्थिति जो कहलाती है अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है, अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है, संतुलन की स्थिति कहलाती है, स्थिति कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। ठीक है। और अगर हमें यह देखना हो कि स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन की स्थिति में इनके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितने का हो रहा है, परिवर्तन कितने का हो रहा है, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि डेल U बराबर कितने का होगा, तो U 180 डिग्री माइनस कितने के U 0 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा था कि इनका मान कितना था MB, और यहाँ पे माइनस, और U0 का मान कितना है माइनस MB है, तो दिस विल बी माइनस MB, और तब आपको ये क्या मिलेगा कि MB माइनस माइनस प्लस हो जाएगा MB ना, विच विल बी इक्वल टू कितने हो जाएगा 2MB के ना, यानी कि स्थायी संतुलन स्थिति से अस्थायी संतुलन की स्थिति में ले जाने पर जो उनके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितने का होगा, तो परिवर्तन होगा 2MB के बराबर होगा। ठीक है, 2MB के बराबर होगा। तो ये चीज़ें आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बस 2 टॉपिक इस चैप्टर में और बचा हुआ है, जिसमें एक आपका होगा कि जैसे आप देखते थे वैद्युत द्विध्रुव में ना, वैद्युत द्विध्रुव में एक देखते थे कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा देखते थे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना। तो वैद्युत द्विध्रुव अगर हम बात करें, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति में कहा जाए कि अक्षीय स्थिति में अगर हम बात करें तो अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, और दूसरा आपका निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति ना, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वहाँ पे होता था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो पहले हम देख लें कि वैद्युत द्विध्रुव में अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला क्या होता था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला अगर अक्षीय स्थिति में कहें तो इज इक्वल टू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना,
और ये होता था 2p/r³ होता था, याद है। और मात्रक इनका क्या हो जाता था, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता था, ठीक है। और अगर इसी को हम बात करते थे निरक्षीय स्थिति में, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितने को होता था, 1/4πε0, और यहाँ पे होता था p/r³, ठीक है। और इनका यूनिट क्या हो जाता था, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता था, ठीक है। सेम एज अगर हम चुंबकीय द्विध्रुव की बात करेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ना, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपका होगा क्या, बस यहाँ पे B = हो कितने ही जाएगा, तो B = हो जाएगा μ0/4π। वहाँ पे होता था कि 1/4πε0 होता था। इस कांस्टेंट के जगह पे यहाँ पे क्या होना है, μ0/4π हो जाना है। अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण, वैद्युत आघूर्ण क्या होता था, P होता था, और यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, m होता है। तो यहाँ पे इनटू में क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा ना, और अपॉन कितने हो जाएगा, r³ के हो जाएगा, जहाँ r³ क्या है, इसके मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है। और ये कौन से पोजीशन में है भैया, तो ये अच्छी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में ना, इसी को आप कह देते हो एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, ठीक है, एंड ऑन पोजीशन। और अगर हम यही बात करें निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितने हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ0/4π, यहाँ पे हो जाएगा m अपॉन कितने के, r³ के, एकदम सिमिलर भी ही है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताया जा चुका है, कितना होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या आपका मन करे तो क्या लिख सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। आपका मन करे तो क्या लिख सकते हो, टेस्ला भी लिख सकते हो। तो ये होगा, तो आप हेडिंग मतलब ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।